नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी करे होंगे, भारत की इस भौगोलिक यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे। हम बात कर रहे थे भारत भूगोल के बारे में। इंडिया ज्योग्राफी को हमने पढ़ना प्रारंभ किया था। पिछली क्लास से हम देख रहे थे भारत की जलवायु एवं मानसून तंत्र। तो मानसून के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ रहे थे। मानसून के इस टॉपिक में हमने पिछली क्लासों में देखा कि मानसून की परिभाषा क्या है, इसमें कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं और इनके कुछ शब्दावलियों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो उन्हीं सिद्धांतों में हम देख रहे थे। इसमें जो सिद्धांत, दो प्रकार के सिद्धांत हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे वो देखो। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, भारत की जलवायु एवं मानसून तंत्र। भारत की जलवायु एवं मानसून तंत्र, ये हम पढ़ रहे थे। इसके अंदर हम देख रहे थे मानसून के सिद्धांत। मानसून के सिद्धांत, और इन सिद्धांतों को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? तो एक तो था तापीय सिद्धांत, या हम उसके कह सकते हैं कि जो पहले से चला आ रहा जो सिद्धांत, जिसे हम परंपरागत सिद्धांत कहते हैं। कौन सा था? तो परंपरागत सिद्धांत। और दूसरा हमने इसमें देखा आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत में हमने एक सिद्धांत देखा था तापीय सिद्धांत। तापीय या चिरसम्मत का सिद्धांत। चिरसम्मत सिद्धांत, ये जो सिद्धांत था दिया किसने था? तो एडमंड हेली ने। एडमंड हेली ने दिया कब था? तो 1686 ईस्वी में दिया था। और इसका आधार क्या बताया था? तापमान बताया था। और इसमें हमने दो प्रकार के मानसून देखे थे। कौन कौन से थे? तो एक तो हमने देखा ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून। और ये जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है, इसे हम बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। किस प्रकार से आता है भारत में, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। सिद्धांत को हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आप इसमें ये सारी की सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ पाओगे। दूसरा हमने देखा था शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून। और शीतकालीन मानसून को हमने कहा था उत्तर पूर्वी मानसून। किस प्रकार से आता है वो भी हमने डिटेल से चर्चा इसमें की थी। आप पिछली क्लासें देख सकते हो। यदि आपने देखी है तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नहीं देखी है तो आप द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आधुनिक सिद्धांत को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो हमने बात की थी कि वायु राशि सिद्धांत। वायु राशि सिद्धांत। और दूसरा हमने देखा था जेट स्ट्रीम सिद्धांत। जेट स्ट्रीम सिद्धांत। वायु राशि सिद्धांत में हम बात कर रहे थे आईटीसीजेड के बारे में। आईटीसीजेड के बारे में। और इस सिद्धांत को दिया किसने था? तो फ्लोन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने दिया था। कहां के थे? तो जर्मनी के थे, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था। जेट स्ट्रीम का सिद्धांत जो दिया था वो पी कोटेश्वरम ने दिया था। पी कोटेश्वरम ने दिया था। इसमें जेट स्ट्रीम के बारे में उन्होंने बताया था कि किसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। हम इस सिद्धांत को जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। वायु राशि सिद्धांत में हम बात कर रहे थे आईटीसीजेड के लिए, तो इसे कहते हैं अंत उष्णीय अभिसरण क्षेत्र, या निम्न दाब का ये क्षेत्र होता है। कैसा होता है? निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है। निम्न दाब का क्षेत्र होता है। अधिक तापमान होता है। अधिक तापमान, ताप अधिक होगा तो निम्न दाब होगा। निम्न दाब का ये क्षेत्र होता है, जिसे हम कहते हैं अंत उष्णीय अभिसरण क्षेत्र, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं। क्या होता है? देखो, हमने पिछली क्लास में इसके बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार से शीत ऋतु में आता है और किस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में आता है। तो ये होता है सूर्य की सापेक्ष गति, सापेक्ष, जहाँ पे सूर्य की किरणें सापेक्ष पड़े, सीधी पड़े, वहां पर ये अपने आईटीसीजेड दिखाई देता है। दिखाई तो नहीं देता, कल्पना हम करते हैं, उसी प्रकार से हम इसको महसूस कर सकते हैं। ये जो आईटीसीजेड है, ये सूर्य की गति के, सूर्य जिस प्रकार सूर्य की आभासी गति होती है उसके सापेक्ष ये भी गति करता है। मतलब कभी उत्तरी गोलार्ध में तो कभी दक्षिणी गोलार्ध में।
जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो ये ITCZ भी उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देता है, यानी कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है 23.5 डिग्री अक्षांश पर। तो ये हमें दिखाई देता है उन्हीं उसी के आसपास, यानी कि लगभग 25 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य हमें ये दिखाई देता है। और उसी में हमारा आता है भारत का महान मरुस्थल, और उस महान मरुस्थल में तापमान अधिक होने से वायु दाब घट जाता है, और वायु दाब घट जाने से वो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवने हैं उन जो मानसूनी हवाएं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे भारत में क्या होती है, वर्षा होती है। और जब ये सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो ये दक्षिणी गोलार्ध में ITCZ दिखाई देता है। जिस वक्त ये ITCZ दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, अधिक ताप निम्न वायु दाब रहेगा, तो जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलेंगी। ये सारी की सारी सिचुएशन हमने देखी थी। अब बात करते हैं इसके बारे में, लिखने के बारे में था तो हम इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं, किसने दिया, किस प्रकार से है, वो सारी बातें इसमें हम देखने वाले हैं। तो पहली बात आपके समझ में तो आया होगा, पिछली क्लास में दिया आपने अच्छी तरह से इसको देखा पिछली क्लास को, तो ITCZ क्या होता है, किस प्रकार गति करता है, वो सारी बातें हमने इसमें देख ली थी। इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, ये सारी चर्चा हमने पिछली क्लास में कर रखी है। अब देखते हैं आगे ITCZ या वायु राशि सिद्धांत को आज हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा वायु राशि सिद्धांत। वायु राशि सिद्धांत, पहली बात तो दिया किसने था, तो फ्लोन नामक वैज्ञानिक ने। फ्लोन ने दिया था, जर्मनी का रहने वाला था, इसने दिया था। इसमें ITCZ को महत्व दिया गया है। ITCZ होता है अंत उष्णीय अभिसरण क्षेत्र, अंत उष्णीय अभिसरण क्षेत्र, अभिसरण क्षेत्र या निम्न दाब का क्षेत्र होता है, हम इसे कह सकते हैं निम्न वायु दाब का क्षेत्र। ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब ये ITCZ कैसे गति करता है, तो देखो ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, और इसके ऊपर ये कर्क रेखा आती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, नॉर्दर्न लेटीट्यूड पर। फिर बात करते हैं कि ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि सदर्न लेटीट्यूड। कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, और ये हमारी विषुवत रेखा, विषुवत कहें, भूमध्य कहें या 0 डिग्री अक्षांश कहें। जैसे सूर्य यदि उत्तरी गोलार्ध में है तो ये जो ITCZ हमें यहाँ पे लगभग यहाँ पे दिखाई देगा, इन अक्षांशों पर हमें क्या देगा, दिखाई देगा, कौन, ITCZ। तो ITCZ यदि उत्तरी गोलार्ध में है मतलब उत्तरी गोलार्ध का एयर प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर हाई रहेगा। और जब ये, और इसकी अपेक्षा जब ये सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तब उसकी अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी, शीत ऋतु रहेगी, मतलब यहाँ का एयर प्रेशर डाउन रहेगा और यहाँ का एयर प्रेशर हाई रहेगा, और जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। टेम्परेचर कम से जो एयर प्रेशर बढ़ जाएगा और हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ मुड़ जाएंगी। तो उस प्रकार से ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में आती हैं, और बीच में आता है हमारा हिंद महासागर, जहां से हवाएं आर्द्रता ग्रहण करके आता है, और भारत में ये क्या करता है, मानसूनी वर्षा करता है। और उसी प्रकार से जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होता है तो ये सारी सिचुएशन विपरीत हो जाएंगी। उत्तरी गोलार्ध में वायु दाब अधिक रहेगा, क्यों, तापमान कम रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक होने से वायु दाब कम होगा। तो ये ITCZ भी ये दक्षिणी गोलार्ध में खिसक जाएगा, जिसकी वजह से हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलेंगी। और इस वक्त क्या होता है, यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध स्थलीय गोलार्ध है तो दक्षिणी गोलार्ध में कम वर्षा करता है। यह है ITCZ के बारे में, इसी बात को हमें लिखना है, इसी बातों को हमें लिखना है। क्या लिखेंगे, फ्लोन नामक वैज्ञानिक के अनुसार हम इस वायु राशि सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। क्या बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा के पास जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है, जिसे हम ITCZ कहते हैं, उसके कारण क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं उत्तर की ओर आती हैं। अब देखो, फ्लोन के अनुसार जब सूर्य कर्क रेखा पर
सीधा चमकता है, सीधा चमकता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो उत्तरी गोलार्ध का तो है, तो उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य मध्य अंतः उष्णीय अभिसरण या निम्न वायु दाब क्षेत्र बनता है, यानी कि ITCZ उत्तरी गोलार्ध में इन अक्षांशों के मध्य विस्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध का, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक होने से निम्न वायु दाब की स्थिति बनती है। ये हमें इसमें देखना है कि फ्लोन नामक वैज्ञानिक के अनुसार हम बात करें कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य ITCZ खिसक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में तो तापमान अधिक हो जाता है और वायु दाब घट जाता है, और वायु दाब घटने से दक्षिणी की जो मानसूनी जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ गमन करती है। ये जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं मानसून द्रोणी। ये जो 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं मानसून द्रोणी कहते हैं। ITCZ जब या 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य को 25 डिग्री नॉर्दर्न लैंगिट्यूड से 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, यानी कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ITCZ विस्थापित होता है, जिसे मानसून द्रोणी कहते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता है तो उत्तरी गोलार्ध में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में हमें ITCZ क्या दिखाई देता है, यानी कि ITCZ उत्तरी यहाँ पे खिसक जाता है, और इसी हम क्या कहते हैं, तो मानसून द्रोणी कहते हैं, या निम्न वायु दाब का क्षेत्र ये कहलाता है। मानसून द्रोणी यानी कि अब क्या करेगा, मानसून को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये आप समझ सकते हो। तो ये है, देखो इसके बारे में हमने देखा। अब इसके बारे में कुछ और देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार लो, आगे और लिखते हैं क्या कहानी इसके अंदर बनने वाली है। देखो जब ITCZ उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में वायु दाब कम रहेगा और जो तापमान ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वायु दाब अधिक होगा, और जो विषुवतीय रेखा की ओर से जो हवाएं आ रही है वो उत्तरी गोलार्ध में आएंगी। उत्तरी गोलार्ध में यानी कि इस मानसून द्रोणी की तरफ मुड़ जाती है, जिसकी वजह से ये उत्तरी गोलार्ध में वर्षा करती है। तो ये है बात इस वायु राशि सिद्धांत में ITCZ के बारे में। अब देखते हैं इसके बाद और क्या है। हमने देखा कि जब ये ITCZ उत्तरी गोलार्ध में होता है तो जिसके कारण विषुवतीय रेखा से चलने वाली पवनें मानसून द्रोणी का मतलब क्या हुआ, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर मुड़ जाती है। जैसे ये ITCZ उत्तर की ओर खिसकेगा, ये मानसून द्रोणी भी उत्तर की ओर खिसकेगी। सूर्य जैसे जैसे कर्क रेखा की ओर जाएगा, ये जो
ITCZ है, ये भी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा की ओर खिसकेगा, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध की ओर चलने लगेगी और बारिश करेंगी। अब इसके विपरीत स्थिति बनती है जब शीत ऋतु चलती है। क्या बनेगी? शीत ऋतु चलती है, यानी कि ये जो मानसून कैसा आएगा, तो दक्षिणी पश्चिम मानसून हमने देखा था, जैसे ही एक विषुवतीय रेखा को हवाएं ये पार करेंगी, उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल के कारण अपने किस तरफ मुड़ जाएंगी? दाईं ओर मुड़ जाएंगी। तो ये देखो दक्षिण और पश्चिम दिशा से आ रहा है, ये मानसून कैसा हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाएगा। अब इसकी विपरीत स्थिति बनती है शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में क्या होता है वो देखो। शीत ऋतु में, अब भारत के सापेक्ष देख रहे हैं तो शीत ऋतु में देखो भारत में क्या रहेगा? तापमान ज्यादा कम रहेगा और वायु दाब ज्यादा रहेगा। शीत ऋतु में भारत का तापमान कम एवं वायु दाब अधिक होता है, अधिक होता है। इसी समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध या मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो ITCZ भी दक्षिणी गोलार्ध में वही स्थिति बनेगी। क्या? लगभग 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में विस्थापित हो जाता है। अब क्या होगा? ये अब उत्तरी गोलार्ध से जो हवाएं हैं वो किस तरफ चलेंगी? तो जाहिर सी बात है, समझ में आया होगा कि आपने पहले हवाओं की दिशाओं के बारे में अच्छी तरह से समझा है, तो आपको समझ में आएगा कि अब जब ITCZ दक्षिणी गोलार्ध में है, मतलब इस वक्त क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक हो जाता है एवं इस वक्त क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध का तापमान अधिक रहेगा और वायु दाब कम रहेगा एवं दक्षिणी गोलार्ध में उच्च तापमान एवं निम्न वायु दाब की स्थिति बनती है। ये आप ऊपर वाला लिख लिया होगा, देखो इसके बाद वो लिखते हैं इसमें। निम्न वायु दाब की स्थिति बनती है जिसके कारण हवाओं की दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मुड़ जाएंगी। तो जिसके कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चलती। अब देखो ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध से चल रही हैं, जैसे ये कर्क रेखा है, इस वक्त यहां से जब ये हवाएं चलेंगी तो ये अपने दाईं ओर मुड़ेंगी। किस ओर मुड़ेंगी? दाईं ओर मुड़ेगी। तो ये मानसून क्या कैसा होगा? उत्तरी और पूर्वी मानसून होगा। चलती है जिसे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। शीत ऋतु में भारत का जो तापमान है वो कम रहता है और वायु दाब उच्च हो जाता है, जिसकी अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में वायु दाब कम एवं तापमान ज्यादा रहता है। और ये जो ITCZ है, सूर्य की गति के कारण ये भी सूर्य के साथ साथ में कहां पे विस्थापित हो जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में विस्थापित हो जाता है। और जब ये मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये ITCZ खिसक जाता है, जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध का जो तापमान है वो बढ़ जाता है और वायु दाब घट जाता है। और इसी के कारण ये जो उत्तरी गोलार्ध से जो हवाएं चल रही हैं, जो कर्क रेखा की ओर से जो हवा नीचे चल रही है, वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मुड़ जाएंगी। और दक्षिणी गोलार्ध तक जब मुड़ेगी उत्तरी गोलार्ध में, वो अपने दाईं ओर मुड़ेंगी, जिसकी वजह से हमें दिशा क्या पता लगती है कि वो उत्तर और पूर्वी दिशा से चल रही है, जिसे हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत है
आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसको अच्छी तरह से बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो ये है वायु राशि सिद्धांत के बारे में, किस प्रकार से ITCZ की गति होती है, वो कैसे उत्तरी गोलार्ध में खिसकता है, कैसे दक्षिणी गोलार्ध में खिसकता है, जिसके बारे में हमने यहाँ पे अभी बात की है। यह है वायु राशि सिद्धांत जो फ्लोन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसमें ITCZ को आपको महत्व देना है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। तो यह है वायु राशि सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम सिद्धांत के बारे में, क्या होती है जेट स्ट्रीम्स, उनके बारे में पढ़ेंगे, कहां से चलती है, किस ओर चलती है, दिशा क्या होती है, कब चलती है, वो सारी की सारी हम बातें यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जेट स्ट्रीम सिद्धांत के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। हेडिंग डाल लीजिएगा जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे कि जेट स्ट्रीम सिद्धांत क्या है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत, अभी हमने वायु राशि सिद्धांत पढ़ा और अब हम देखेंगे जेट स्ट्रीम सिद्धांत। यह जो जेट स्ट्रीम सिद्धांत है दिया किसने था, तो पी कोटेश्वरम ने दिया। पी कोटेश्वरम ने दिया। ये जेट स्ट्रीम होती क्या है, पहले तो ये देखो किस प्रकार से बनती है जेट स्ट्रीम। तो बात करते हैं, जैसे पहले जेट स्ट्रीम के बारे में लिख लेते हैं। ये जो जेट स्ट्रीम है, जो ये उच्च वायुमंडलीय पवनें होती है, जेट स्ट्रीम ये होती है उच्च वायुमंडलीय पवनें। उच्च वायुमंडलीय पवनें, उच्च वायुमंडलीय का मतलब क्या है, ये हमारा धरातल है। और वायुमंडल में जब बात करते हैं, जैसे हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं, क्षोभ मंडल में ये लगभग 8000 से लेकर के 12000 मीटर की ऊंचाई पर ये बहती है। इनकी ऊंचाई कितनी होती है, तो ये 8000 से 12000 मीटर ऊंचाई पर ये पवनें बहती हैं। 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर ये पवनें बहती हैं। और इनकी स्पीड के बारे में बात करें, यानी कि इनकी गति कितनी होती है, तो लगभग इनकी गति 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जेट स्ट्रीम उच्च वायुमंडलीय पवनें हैं, और ये जो पवनें हैं उच्च वायुमंडलीय पवनें 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर बहती हैं। और इनकी जो स्पीड होती है, गति होती है, वो 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब इतनी ऊंचाई पर बहती है और इतनी ज्यादा स्पीड है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, तो जेट स्ट्रीम कहते हैं। और इनका नाम होता है, ये जो पवनें चलती कहां से कहां की ओर है, तो ये पछुआ पवनें होते हैं। जेट स्ट्रीम साधारणतः पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और इनकी दिशा के बारे में बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इसीलिए इन्हें पछुआ पवनें भी कहते हैं। पछुआ पवनें भी कहती है, पछुआ पवनें भी इन्हें कहते हैं। अब बात करते हैं जेट स्ट्रीम के बारे, और इसके आगे क्या डिटेल बनती है। देखो उच्च वायुमंडलीय पवनें मतलब उच्च वायुमंडल में बहती है, यानी वायुमंडल में ऊंचाई पर ये पवनें बहती हैं। 8000 से 12000 मीटर इनकी ऊंचाई है, ऊंचाई पर बहती है, और लगभग 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। कैसे बहती है, क्या कहानी बनती है, वो देखो, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अब क्या होगा, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, यानी कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य होता है, तो ये जो जेट स्ट्रीम उत्तरी गोलार्ध में, जैसे ITCZ उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित होता है, उसी प्रकार से ये भी उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित हो जाती है। अब क्या होगा, इस जगह बात करें, हमारा ये भारत है, हमारा ये भारत है। अब क्या होगा, भारत में ये जो यहाँ पे तिब्बत का पठार, ये पामीर का पठार, तो ये जो तिब्बत का पठार है, इसका तापमान बढ़ जाता है और यहाँ का वायु दाब घट जाता है। तापमान बढ़ जाता है, वायु दाब घट जाता है। अब ये जो पवनें यहाँ से ऊपर से जो आ रही हैं, ये पवनें जब बह रही होंगी, तो क्या होगा, जो वहां का वायु दाब कैसा है, कम है, तो ये पवनें भी इस तरफ चलेंगी, वायु दाब कम की ओर चलेंगी। और इसी वक्त क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे क्या हमारा भूमध्य सागर है, क्या है, अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका और यूरोप के मध्य में क्या है, तो
भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर हमने बात की थी जो जल और स्थल के बारे में, जब हमने पढ़ रहे थे तो हमने देखा स्थल जो गर्मियों जो होती है ग्रीष्म ऋतु, उसमें जो स्थल का तापमान वो ज्यादा बढ़ जाता है, वायुदाब घट जाता है। और इसी की अपेक्षा यदि जो जलीय भाग है, उस जलीय भाग का जो तापमान वो क्या रहता है, कम रहता है, और वायुदाब वहां का क्या होता है, बढ़ा होता है। तो इसीलिए ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से ये हवाएं यहाँ पे आती है। तो ये जो पवने हैं अपने साथ में क्या लेके आती है, नमी लेके आती है। और ये यहाँ पे क्या होती है, बाधित हो जाती है तिब्बत के पठार से। तो इस तिब्बत के पठार से ये टकरा जाती है, और टकराने के बाद ये किधर मुड़ जाती है, तो ये इस प्रकार से भारत के अंदर मुड़ जाती है। ये है जेट स्ट्रीम, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये जेट स्ट्रीम भारत में आती है। तो देखो ये यहाँ पे क्या होगी, दो भागों में बंट जाएगी। एक तो इस प्रकार से भारत, यानी कि हम बात कर सकते हैं कि ये भूमध्य रेखा की ओर चली जाएंगी, और दूसरी ये इधर चीन की ओर हवाएं ये चल जाएंगी। तो आगे कितने भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में। एक तो इसको हम कहते हैं कि ये पूर्व यानी पूर्व की ओर यानी कि बढ़ जाती है, इसे हम कहते हैं पूर्वी पछुआ पवने, पछुआ पवने। और दूसरी ये किधर चल जाती है, चीन की ओर, चीन की ओर चल जाती है हवा। तो इस प्रकार से इन हवाओं का ये क्या है, जेट स्ट्रीम है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कुछ समझ में आएगा जेट स्ट्रीम आती कहां से है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। उच्च वायुमंडलीय पवनें होती हैं, और इनकी जो गति होती है वो लगभग 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा है रहती है। और चलती कहां से कहां की ओर है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। एक बार आप इतना इसको समझ लीजिए, बाकी हम इसको देखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में हमने देखा, एक तो वायु राशि सिद्धांत को अच्छी तरह से देखा, दूसरा जेट स्ट्रीम में हमने देखा, जेट स्ट्रीम के बारे में देखा। तो मैं आशा करता हूं जेट स्ट्रीम के बारे में कुछ आपको समझ में आया होगा, और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को ये शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।